आज की जो वीडियो है हमारी जो केस स्टडी है वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करूंगा। वो है हमारे देश की सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स के बारे में। हमारे देश में कई बार क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों को, कुछ जो छोटी चीज़ें हैं या ज़रूरी नहीं भी हैं, उनके बारे में इतना बढ़ा चढ़ाकर हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स, हमारे देश की मीडिया दिखाती है, जिससे कई बार क्या होता है ना कि कुछ ज़रूरी चीज़ें या कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट केसेस जो हैं वो दबा दिए जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी क्या हुआ कि हमारे देश में एक कंट्रोवर्सी हुई थी इंडियाज़ गोट टैलेंट को लेकर। तो उस केस में क्या था ना कि उन्होंने जो जोक्स बोले थे वो, उस पर तो खैर क्या ही बात करूँ, वो जोक्स थे ही नहीं, लेकिन उस कंट्रोवर्सी को हमारे देश की मीडिया ने, न्यूज़ चैनल्स ने बार बार सारा दिन वो ही दिखाया, जिसकी मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतनी ज़रूरत थी। लेकिन उसी टाइम पर हमारे देश में एक और केस हुआ था, और वो केस हुआ था हमारे देश की किट यूनिवर्सिटी से, जो कि उड़ीसा में है। और गाइस, आप लोग यकीन नहीं मानोगे, उस केस को इतना दबाने की कोशिश की गई, और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किए, लोगों को, यूट्यूबर्स को उन्होंने खुद ईमेल डाली कि इस पर वीडियो बनाओ। तब जाकर ये बात कहीं बाहर आई, तब जाकर मीडिया ने इस पर कुछ कवरेज की। अदरवाइज आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर उसको दबा दिया जाता, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने तो इसको दबाने के लिए या इस केस में ऐसी चीज़ें कर दी थी, ना जाने क्यों, पता नहीं किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, कि जिसकी वजह से क्या था ना कि अगर थोड़ी सी इस केस में चूक होती या टाइम पर स्टूडेंट्स ने, उन्होंने खुद से ग्राउंड रियलिटी या जो भी मैं बोलूँ, उन्होंने खुद से जितने एफ़र्ट्स किए, अगर वो ना करते या कहीं उनके एफ़र्ट्स में कमी रह जाती तो ये केस दब जाता गाइस। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसी केस पर बेस है। तो आखिर क्या हुआ था वहाँ? तो गाइस, किट यूनिवर्सिटी, जिसका पूरा नाम कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर 14 फ़रवरी को एक फेस्ट स्टार्ट होता है, जो कि एनुअल फेस्ट था, और जिसमें बड़े बड़े स्टार्स जैसे बादशाह और दवानी भानुशाली, इन जैसे बड़े स्टार्स ने परफॉर्म किया था। और ये जो फेस्ट था वो 3 दिन तक चलना था, यानी 14, 15 और 16 तारीख को। लेकिन जो फेस्ट का तीसरा दिन था, 16 फ़रवरी को, उस दिन क्या होता है कि वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल में एक लड़की की लाश मिलती है, और लड़की का नाम प्राकृति लामसाल था, जो कि नेपाल के काठमांडू शहर की रहने वाली थी। प्राकृति की बॉडी तकरीबन 3 बजे मिली थी, और इस खबर के फैलने से कॉलेज का जो माहौल था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया, और हॉस्टल के अंदर जितनी भी लड़कियां थी उनको कॉलेज अथॉरिटीज़ ने हॉस्टल के अंदर ही लॉक कर दिया। लेकिन इसके थोड़े टाइम बाद जो प्राकृति के दोस्त थे उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए जिससे कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट थे वो सब गुस्से से भर गए, क्योंकि जो खुलासे हुए थे उनके अनुसार उन्हीं के कॉलेज में पढ़ रहा एक स्टूडेंट जिसका नाम आद्विक श्रीवास्तव था, जो कि 3rd ईयर मैकेनिकल स्टूडेंट था, उसको प्राकृति की मौत का जिम्मेदार बताया गया था, क्योंकि प्राकृति ने मरने से सिर्फ 4 हफ्ते पहले IRO यानी इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस में आद्विक के खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेन भी की थी। IRO फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अगर उन्हें कुछ भी इशू हो। लेकिन क्या IRO ने प्राकृति के कंप्लेन करने पर आद्विक के खिलाफ कुछ एक्शन लिया? जवाब है नहीं। और जब इसके बारे में वहाँ के स्टूडेंट्स को पता चला तो उन्होंने IRO ऑफिसर गौतम नायक को जाकर कन्फ्रंट किया, और उनसे जब सवाल पूछे गए तो उनके जवाब क्या थे, सुनिए। तुम लोग दवा नहीं दबे, क्या दवा हमको आपसे इशू नहीं है सर। मेन बात ये है कि 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि एक लड़के ने मुझे परेशान किया है, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मुझे पैसा देता है। उसने किया, सर इधर आया, वो लड़के को बुलाया, उसका 2 भाई है, वो बाहर है, 4 लोग उसको बाहर के रोक के रखे आया, और सर ने कुछ भी नहीं किया, सिद्धांत सर ने किया, कुछ भी नहीं किया, एक लेटर लिख के छोड़ दिए। उसको सर को पता रहता है। पहली बार हुआ था, दूसरी बार जब आया था तुम थे? मेरा बात सुनिए ना। मेरा बात सुनिए सर। एक चीज का
तरीका होता है या नहीं? क्या है तरीका? आप बताइए तरीका क्या है? शिक्षा सर प्रकृति की गई कंप्लेन पर कार्रवाई करना तो दूर की बात, बल्कि वो स्टूडेंट से ही क्वेश्चन करने लगे कि ये क्या तरीका है कन्फ्रंट करने का। और इसी बीच ये भी पता चलता है कि आद्विक भुवनेश्वर छोड़कर कोलकाता भागने का ट्राई कर रहा था, जिसको भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर ही दर दबोचा गया। और गौर करने वाली बात यह है कि आद्विक ने जो टिकट बुक की थी वो 1:47 पर की थी, यानी प्रकृति की डेड बॉडी मिलने से तकरीबन 1.25 घंटा पहले। और प्रकृति के पेरेंट्स भी बताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ लास्ट टाइम बात 2:51 पर की थी, और जब उन्होंने बात की थी तो उनकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, बिल्कुल हर रोज़ की तरह नॉर्मल ही बातचीत कर रही थी। दरअसल किट यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है, और जिसकी वजह से वहाँ पर दुनिया के अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा था कि IRO ने कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को बचाना चाहते थे। आद्विक लखनऊ का रहने वाला था और काफ़ी रिच और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता था, और उसके लिए कॉलेज सिर्फ अय्याशी का एक अड्डा था। और क्यों आद्विक को ही प्रकृति की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा है? दरअसल आद्विक और प्रकृति काफ़ी टाइम से रिलेशन में थे, और इनका जो रिलेशन था वो काफ़ी टॉक्सिक था, और उसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग भी जो है सामने आई है। और वो कॉल रिकॉर्डिंग में आद्विक का जो बात करने का तरीका है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और उसको मैं बिना ब्लर या बिना सेंसर के यहाँ पर सुना भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट जो है मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। मेरे मुंह मत लग, मैं सच बता रहा, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, मद्दी साली जब आती की चली आती है। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। मुझे कुछ माफ कर दो। बोल क्या, मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। और इसके बाद एक और कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती है जो आद्विक और प्रकृति के म्यूचुअल फ्रेंड की थी। He manipulated her not to be friends with us anymore, so she all, it was all a scheme and we don't know about the scheme, and then he broke her nose also last year. और यही नहीं, प्रकृति की बॉडी जिस स्टेट में मिली थी वो भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठा रही थी, और जिसको देखकर यह लग रहा था कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है। और कॉलेज अथॉरिटीज़ भी ना जाने क्यों इस मैटर को जितना ज़्यादा हो सके दबाने की कोशिश कर रही थी, जिसको लेकर वहाँ के वाइस चांसलर ने सभी स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बुलाकर उनको समझाने की कोशिश की। जो भी इंसिडेंट्स से रिलेटेड जो भी एविडेंस होंगे, चाहे रूम का कोई चीजें होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस है या किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क है या कोई भी चीजें है, वो उसी तरह से हम लोग हैंडओवर करेंगे। और ये सभी लोग का दायित्व है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बात को इस तरह से ना करें। और पुलिस के आने से पहले ही वार्डन ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए किम्स हॉस्पिटल, जो कि यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है, वहां पर भेज दिया। और वहां पर मौजूद जितनी भी गर्ल स्टूडेंट्स थी उन्होंने इसको लेकर सवाल उठाए, और रूमर्स तो ये भी थे कि क्राइम सीन को भी टेम्पर किया गया था, और प्रकृति का फ़ोन, लैपटॉप और डायरी वगैरह भी जो रूम पर थी उसको भी वहाँ से हटा दिया गया था। और जब पुलिस आई तो उन्होंने जो आंसर स्टूडेंट्स को दिए वो भी काफ़ी सारे सवाल उठाने वाले थे। और वार्डन ने तो ये तक कह दिया था कि प्रकृति के रूम में कोई मोबाइल फ़ोन था ही नहीं, और फोरेंसिक टीम के आने तक जिस प्रोसेस के तहत क्राइम सीन को सील किया जाना था वो भी नहीं किया गया था। और इस टाइम तक कॉलेज अथॉरिटीज़ जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर नेपाली स्टूडेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनसे बात करने के लिए और उनको समझाने के लिए वहाँ पर अच्युतानंद सामंता, जो कि यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, वो पहुँचते हैं और वो स्टूडेंट से बात करते हैं। देखो, रात भर सब लोग तुम लोग को समझाया, सब कुछ किया, उसके बाद ऐसे मत हो, आराम से तुम लोग जाओ, भरोसा रखो, जाओ आराम से। मैं बोल रहा हूँ ऐसे मत हो बिल्कुल। तुम लोग एक जोश में ऐसे हो रहे हो, तुम लोग को पता नहीं चलता है तुम लोग कितना इंडिसिप्लिन हो रहे हो, फिर क्या हो। ऐसे जोश में होना नहीं चाहिए। मैं एडवाइस करता हूँ तुम लोग को, मुझे तो पता नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे कष्ट लग रहा है, तुम लोग अननेसेसरी यहाँ रात भर बैठे हो,
कोई एक चीज नहीं है जो डिस्कशन करके हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। तो मैं तुम लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, आराम से तुम लोग अभी चले जाओ, सो फिर कल परसों जो भी है बैठ के आ जाओ, बात करते हैं। चलो शाम तक जो भी है अलग बात है। सुबह इतना जल्दी हो गया? हम लोग पहले 7 बजे बोला सर, फिर बोले 10 बजे करेंगे। सर फर्स्ट सनलाइट में फोरेंसिक टीम आता है। पहले सुनो, अरे सुनो, फोरेंसिक किसके हाथ में नहीं है। वो लोग जब लाएंगे फोरेंसिक के साथ इसका कुछ संपर्क नहीं है तुम लोग का बैठने का। मैं समझ नहीं पाता हूँ। ऐसे जिद्दी करना अच्छा नहीं है, ऐसे जिद्दी करना अच्छा नहीं है। तो प्लीज तुम लोग जाओ अपना अपने हॉस्टल में, फिर जब आना है तो फिर टाइम लेकर आ जाओ। ऐसे करना अच्छा नहीं है बच्ची लोग, मैं बोल देता हूँ तुम लोग को, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इतना जोश में मत आओ। लेकिन स्टूडेंट्स वहां से इंसाफ लिए बिना जाने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। इसी बीच भीड़ भाड़ के चलते अच्युतानंद समंता जमीन पर गिर जाते हैं और जिसको लेकर KIIT स्टाफ इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और रूमर्स फैला दिए जाते हैं कि नेपाली स्टूडेंट्स ने अच्युतानंद समंता के साथ मारपीट की है। इन रूमर्स फैलने की वजह से जो वहाँ पर सिचुएशन हुई वो बद से बदतर होती चली गई, क्योंकि अगले दिन तकरीबन 7 बजे के करीब जितने भी मेल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको वहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ ने मार पीट कर भगाना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर मंजुषा पांडे और जॉइंट डायरेक्टर मिस जयंती नाथ ने नेपाली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए ये स्टेटमेंट्स पास की। तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? फाउंडर सर के साथ हम लोग 40,000 बच्चों को आज भी खिला रहा है, बढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट और जिस टाइम कॉलेज में ये सब कुछ चल रहा था उस टाइम पर भी कॉलेज अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने एनुअल फेस्ट की सक्सेस फोटो शेयर करने में लगा था। और तकरीबन 8 बजे कॉलेज एक नोटिस जारी करता है जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि जितने भी नेपाली स्टूडेंट्स हैं उन सबको जल्द से जल्द कैंपस खाली करना होगा। और नेपाली स्टूडेंट से कैंपस खाली कराने के लिए एक बेहद ही घटिया तरकीब लगाई जाती है। वार्डन को एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है जिसमें सभी नेपाली स्टूडेंट्स के रूम नंबर मेंशन थे और वार्डन अपने साथ सिक्योरिटी स्टाफ, कुछ गुंडे और कुछ जिम ट्रेनर्स को लेकर नेपाली स्टूडेंट्स के रूम्स में पहुंच जाते हैं और जाकर वहां पर मारपीट शुरू कर देते हैं। और वहां पर मौजूद प्रोफेसर्स भी इस काम में पीछे नहीं हटते और इन लोगों के साथ मिलकर स्टूडेंट्स को वो लोग भी बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हॉस्टल में की गई मारपीट की वीडियोस और फोटोज ली थी उनसे ज़बरदस्ती उनके फ़ोन्स छीन लिए गए और फोटोज़ और वीडियोस को डिलीट कर दिया गया। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात तो ये है कि स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करने के बाद वहाँ के प्रोफेसर्स प्राउडली सेल्फीज़ लेते दिखे कि जैसे पता नहीं कौन सा बहादुरी का काम करके आए हों। और इसके बाद तो स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती अलग अलग बसेस में बिठाकर उनको अलग अलग बस स्टॉप और रेलवे स्टेशंस पर छोड़ दिया गया। नेपाली स्टूडेंट्स जो हमारे देश में अपने देश से अच्छी खासी फीस देकर पढ़ने आए हैं वो एक यूनिवर्सिटी की वजह से हमारे देश के एक शहर में पूरा दिन भटकते दिखाई दिए। हमारा ऑफिस है इंटरनेशनल ऑफिस IRO, वहीं गए थे हम लोगों का, वहाँ से भी मतलब बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं सुनाई दिया हम लोगों को। तो वहाँ से आए हम लोग, रात भर वहीं पर बैठे, हम लोग वहाँ पर बैठे धरना दिए, कुछ भी सुनाई नहीं हुआ। वहाँ से हम लोग को धक्का मार के रोड से हॉस्टल पठाया गया, हॉस्टल से भी धक्का मार के हम लोग का बोला पैकिंग शैकिंग करो यहाँ से, जल्दी 1 घंटे के अंदर में निकलो, जल्दी से जल्दी। ना तो उनके पास खाने के पैसे थे और कुछ तो नंगे पांव ही पूरा दिन इधर उधर भटकते दिखाई दिए। और नेपाली स्टूडेंट्स की ये हालत तब तक सीरियस नहीं ली गई जब तक नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली खुद बीच में आए और उन्होंने 2 ऑफिसर्स को भेजा इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इसके बाद ये मुद्दा नेशनल इशू बन चुका था और अब यूनिवर्सिटी को लगा कि बात उनके हाथ से निकल चुकी है, तो उन्होंने सेम डे यानी 17 फरवरी को ही एक और लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं वो खुद अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी छोड़कर गए हैं। और यूनिवर्सिटी ने नेपाली स्टूडेंट्स के रिटर्न के लिए 24/7 हेल्पलाइन सेवा जारी की
और जिन बस स्टॉप और रेलवे स्टेशंस पर नेपाली स्टूडेंट्स को ड्रॉप किया गया था वहाँ पर उन्होंने वार्डन और पुलिस से अनाउंसमेंट कराई और उनसे वापस आने की अपील की। यहाँ पर यूनिवर्सिटी फाउल प्ले करने की कोशिश कर रही थी। यूनिवर्सिटी को लगा कि पब्लिक को क्या ही पता है, पब्लिक तो बेवकूफ़ है। इतना कुछ हो जाने के बाद जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के साथ बिहेव किया था, अब स्टूडेंट्स को वापस जाने से डर लग रहा था और वो ये रिस्क लेना नहीं चाहते थे। और जब स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी वापस जाने से मना कर दिया तो स्टूडेंट्स को 2500 रुपये का लालच और जॉब प्लेसमेंट का लालच दिया गया। और जो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स वापस गए थे उनसे एक फॉर्म साइन कराया गया जिसमें 4 पॉइंट्स मेंशन थे। और वो पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट था कि मैं हमेशा यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करूँगा। दूसरा पॉइंट था मैं कभी भी इस तरह की इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में शामिल नहीं होऊंगा जब तक मैं यूनिवर्सिटी में स्टे करूँगा। थर्ड पॉइंट था कि मैं अश्योर करता हूँ कि मैं कभी भी इस तरह की इनडिसिप्लिन एक्टिविटी को रिपीट नहीं करूँगा। और जो फोर्थ पॉइंट था वो ये था कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मुझे दोबारा से यूनिवर्सिटी में आने का मौका दिया जाए। और ये पूरा मुद्दा नेशनल इशू बन जाने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी को लगा कि अभी भी कवर अप किया जा सकता है, अभी भी डैमेज जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। और रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक को तो क्या ही पता है, वो तो बेवकूफ़ है। तो उन्होंने ये डैमेज कवर करने के लिए 5 लोगों को सस्पेंड किया और उन्हीं 5 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। लेकिन उन 5 लोगों को उसी दिन बेल भी मिल गई। और जो 2 फीमेल स्टाफ मेंबर्स ने नेपाल की जीडीपी को लेकर घटिया टिप्पणी की थी, उनकी अपोलॉजी लेटर के साथ साथ अपोलॉजी वीडियोस भी यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी थी। उनके अपोलोजाइज करने से ज़्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि ये जो टिप्पणी थी वो 2 अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों ने की थी जो एक वेल नोन यूनिवर्सिटी में एक अच्छी खासी पोजीशन पर काम कर रहे थे। और जब इतने पढ़े लिखे लोग इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं तो सोचिए ये कितने शर्म की बात है। और 18 तारीख की शाम को लगभग 6:30 बजे यूनिवर्सिटी ने अपने सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो शेयर की जिसमें उन्होंने प्रकृति के लिए 2 मिनट का मौन रखा था। और इस फ़ोटो को काफ़ी लोगों ने फेक और एक ड्रामा बताया। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स थी उन्होंने वो रखी ताकि प्रकृति को न्याय मिल सके। देखिए, इस केस के शुरुआत में तो यूनिवर्सिटी कवर अप करने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही थी। और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि प्रकृति को न्याय मिल सके, उनको भी मारा पीटा गया था। लेकिन जब यह मामला पूरा सबके सामने है तो यूनिवर्सिटी ने प्रकृति की याद में एक गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की है। और अभी तक की जो अपडेट्स इस केस के अंदर हैं वो ये है कि अभी पूरा मामला जो है वो कोर्ट के अंदर है। काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। अच्युतानंद सामंता को भी समन किया गया है पूछताछ के लिए। और लेट्स होप कि प्रकृति को न्याय मिले, इंसाफ मिले और जितने भी लोग इस पूरे मामले के अंदर दोषी हैं उनको सज़ा मिले। और अगर आप लोग यहाँ तक बने रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।